तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। और आज का एक नया वीडियो में आपका सबका स्वागत है। और आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे एंड आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और अच्छा फीडबैक भी देंगे। और आपका जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देने के लिए डाउट्स। ठीक है, तो जैसे मैं बोला था आपको कि हमारा एक ही लक्ष्य है, नॉट सेट या कोई भी सेट लगा मतलब जॉब जितना जल्दी हो उतना हमको अगर जॉब मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। क्योंकि देखो हमको पढ़ना तो है और अल्टीमेट जस्ट कुछ है ही नहीं, नर्सिंग में आया मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी देखो अराउंड 2 से 3 लाख बच्चे लोग, मिनिमम 2 to 3 lakhs लोग एवरी ईयर मतलब आ रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर्स बन जा रहे हैं और हमारा एज भी नीचे नीचे चला जा रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? तो हमारा एक ही उपाय है कि हमको पढ़ना ही पड़ेगा और सेल्फ स्टडी ही करना है। एटलीस्ट दोज हु आर नॉट एन जॉब और BCC पास किया है, मैं तो उनको वही सजेशन करूँगा कि जॉब ना करें और प्राइवेट जॉब ना करें और पढ़ाई करें। क्योंकि प्राइवेट में जितना का सैलरी मिलता है उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और ये होता है कि प्रिपरेशन करना तो पड़ेगा। क्योंकि अब देखोगे तो बोलोगे कि नहीं मुझे बोरिंग लग रहा है, ये कुछ आपको बहाना देखोगे तो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत लंबा ही है अभी। ठीक है, तो इसके लिए सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन में आ जाएंगे। When you are assessing a deep tendon reflex, the nurse grades the client's patellar reflex as 3+। क्या चेक कर रहा है? पार्टेलर रिफ्लेक्स चेक कर रहा है एंड ग्रेड इज 3+। ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है देखेंगे तो ये जो पार्टेलर रिफ्लेक्स है, डीप टेंडर रिफ्लेक्स, मेनली हमारा जो 5 रिफ्लेक्स होता है, डीप टेंडर रिफ्लेक्स लाइक बाइसेप, ट्राइसेप, सुपिनेटर, या हमारा जो दूसरा रिफ्लेक्स होता है अकिलिस रिफ्लेक्स, ये जो चीज़ होता है ये सब इसका हम जब ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग में इसका ऐसे स्कोर होता है ऐसे 0, 1+, 2+, 3+ एंड 4+। ठीक है, तो 0 मतलब डिमिनिस्ड मतलब हमारा जो रिफ्लेक्स है वो कम हो गया है थोड़ा। ठीक है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ और एब्सेंट, सॉरी हियर इज दिस इज एब्सेंट। 0 मीन्स एब्सेंट, हमारा रिफ्लेक्स नहीं है। देन दिस इज 1+ मीन्स डिमिनिस्ड, 2+ means it's average or normal, and 3+ means it's more than average or normal। ठीक है, and 4+ means hyper active with clonus। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि पार्टेलर रिफ्लेक्स को 3 किया है। 3 मतलब क्या होता है? एवरेज से ज्यादा है, मोर देन नॉर्मल। तो स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल हमारा क्वेश्चन में है, ऑप्शन है, तो आंसर हमारा स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल होगा। हाइपर एक्टिव नहीं है, नॉर्मल भी नहीं। नॉर्मल क्या होगा? 2। ये हाइपर एक्टिव के लिए हमको 4 चाहिए, तो वो नहीं होगा। एंड अगर पूछते हैं तो ये पार्टेलर रिफ्लेक्स, जो पार्टेलर रिफ्लेक्स है वो तो स्पेशली जो नर्व इन्वॉल्व है वो नर्व होता है फीमोरल नर्व। पार्टेलर रिफ्लेक्स के साथ जो नर्व इन्वॉल्व है वो होता है फीमोरल नर्व। एंड उसका जो रूट है, रूट इज एट L3 L4 लेवल। ठीक है, तो दिस इज अबाउट, इट्स इजी क्वेश्चन। देन फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड एट्रोपिन सल्फेट। क्या हमारे एडवाइस किया? एट्रोपिन सल्फेट एडवाइस किया है 0.4 mg IM बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले ये एडवाइस किया है। द मेडिकेशन इज सप्लाइड इन 0.8 mg per ml।
देन हाउ मच मेडिकेशन शुड द नर्स, यहाँ हमको कैलकुलेट करना है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो एट्रोपिन, एट्रोपिन का इंडिकेशन क्या होता है। एट्रोपिन क्या होता है कि एक मस्कार्निक एजेंट है, एंटी मस्कार्निक एजेंट, एंटी मस्कार्निक एजेंट, ठीक है। तो ये होता है एंटी मस्कार्निक एजेंट जो एट्रोपिन है, और स्पेशली इसका जो इंडिकेशन होता है, एक्चुअली इट इज वर्किंग लाइक एंटीडोट इन केस ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग में, मशरूम पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग, देन हमारा देखेंगे तो कोलिनर्जिक एजेंट्स, कोलिनर्जिक एजेंट पॉइजनिंग, स्पेशली जो हम बोलते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स, और ओपी पॉइजनिंग बोलते हैं ना, ओपी पॉइजनिंग, ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, इसमें भी इंडिकेटेड है। बट बिफोर सर्जरी क्यों इंडिकेटेड है, क्योंकि इसका जो काम होता है ये रिड्यूस करता है क्या, हमारा सलाइवेशन, 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 सलाइवेशन रिड्यूस कैसे करता है, और क्या करता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन, ब्रोंकियल सिक्रेशन को भी रिड्यूस करता है। तो हम जो सर्जरी से पहले, इसलिए हम लिखा है ना बिफोर सर्जरी, बिफोर सर्जरी, इसलिए इसको हम एडवाइस करते हैं। तो छोड़ दीजिए, ये अबाउट था हमारा एट्रोपिन सल्फेट। तो अभी क्वेश्चन है कि हमको एडवाइस किया है 0.4 mg, और हमारा जो अवेलेबल है वो 0.8 mg पर ml। तो हम क्या कैसे कैलकुलेशन क्या करेंगे, अवेलेबल डोज तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, डोज से डिजायर्ड डोज, डिजायर्ड डोज बाय अवेलेबल डोज, अवेलेबल डोज इनटू जिस फॉर्म में, अगर सिंगल टैबलेट होगा तो 1 लिखेंगे, या सपोज वॉल्यूम में है तो कितना वॉल्यूम में है तो वो लिखना है। सपोज यहाँ लिखा है कि पर ml लिखा है तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो 0.4 डिवाइड बाई 0.8, तो 0.8 इंटू 1, तो कितना वॉल्यूम होगा हमारा 0.5, तो 0.5 ml आंसर होगा 0.5 ml, ठीक है। तो बहुत इजी है, और इसलिए थोड़ा एडिशनल बता दिया कि एट्रोपिन क्यों सर्जरी से पहले यूज करते हैं कि हमारा ये जो एस्पिरेशन का चांस होता है ना, जो पेशेंट को हम आंसर देते हैं तो पेशेंट का क्या चांस होता है एस्पिरेशन करना, तो इसलिए हमारा क्या है कि सिक्रेशन, ब्रोंकियल सिक्रेशन, या हमारा जो सलीवरी एमाइलोज सिक्रेशन वो कम कर देगा, सो दैट आप एस्पिरेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम प्री ऑप में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब प्री ऑप में देते हैं। तो नर्स इज इवेल्युएटिंग द क्लाइंट्स पल्मोनरी प्रेशर, the nurse is aware that PAP evaluates, तो क्या है कि यहाँ pulmonary artery pressure वो क्या होता है, the pressure in the left ventricle, systolic, diastolic and mean pressure in the pulmonary artery, the pressure in the pulmonary vein, pressure in the right ventricle। देखो pulmonary artery pressure लिखा है, मतलब ये pulmonary artery का ही है। अगर CVP पूछता, CVP, CVP वो क्या होता है कि सपोज हमारा जो हार्ट है, जो सीवीपी लाइन हम डालते हैं तो वो राइट एट्रियम में रहता है, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम में प्रेशर दिखता है सीवीपी, बट हम जो ये पीए लाइन डालते हैं, पीए कैथेटर मतलब पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, वो क्या होता है कि मान लीजिए ये हार्ट है, सपोज दिस इज आवर एसबीसी, सुपीरियर वेना कावा। तो हम कोई भी सपोज एक बड़ा लाइन में जुगुलर एक्सेस में कहाँ भी हमको एक डाला है, कैथेटर डाला, ठीक है। और यहाँ क्या होता है कि हमारा ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से हमारा क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी शुरू होता है,
तो पल्मोनरी आर्टरी फिर दोबारा 2 ब्रांच में बाइफरकेटेड है, ठीक है ना। तो ये जो हम जो लाइन डालते हैं पीए लाइन, ये क्या होता है कि इधर इसका बैलून है, ये टिप इधर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये जो कैथेटर है उसका नाम क्या होता है, स्वान-गंज कैथेटर, स्वान-गंज कैथेटर। इसका मैं इमेज दिखा दूंगा आपको, क्योंकि बार बार क्वेश्चन इमेज आ जाता है कि ये क्या है करके, ठीक है। स्पेशली जो पेशेंट्स लाइक सपोज कार्डियक सर्जरी या कोई भी हमारा सपोज रेस्पिरेटरी लाइक फेल्यूर, लाइक सपोज पल्मोनरी हाइपरटेंशन या पल्मोनरी एडिमा, ये सब पेशेंट लोगों के लिए ये हमारा जो पल्मोनरी ये प्रेशर मॉनिटरिंग जरूरत होता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि ये कैथेटर को हम कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। तो ये किसका प्रेशर देखेगा, ये पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर देखेगा, राइट वेंट्रिकल नहीं देखेगा या हमारा राइट एट्रियम का नहीं देखेगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल तो बिल्कुल नहीं है। तो हम देखते हैं, इमेज देखते हैं, ये होता है स्वान-गंज कैथेटर। क्या होता है, स्वान-गंज कैथेटर। देखेंगे तो ये जो लगा हुआ है, ये तो हमारा यहाँ जो टीप है ना, टीप में जो बैलून इन्फ्लेट करने के लिए होता है। ये जो टीप में जो बैलून है, ये बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए यूज होता है। तो इसको पता डिटेल में हम बाद में बताएंगे। देन ये होता है स्वान-गंज कैथेटर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग करने के लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन हमारा जो था, ये होता है राइट आंसर होता है बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें से और भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक और मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। तो हमारा जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, जो सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक का जो लेवल होता है वो होता है 18 से 25, एंड जो डायस्टोलिक होता है अराउंड 10, एंड जो मीन प्रेशर होता है, मीन पीए प्रेशर, ये होता है 12 से 16 के अंदर आता है। mmHg इसका यूनिट होता है mmHg, ठीक है। सीबीपी का नंबर कितना है, सीबीपी क्वेश्चन आपके लिए है, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आंसर उसका क्या होता है। 2 to 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O वाटर। एक क्लाइंट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीपी के ऊपर है, तो अच्छा हुआ। ए क्लाइंट इज बीइंग मॉनिटर्ड यूजिंग ए सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटर इन द इफ द सीबीपी इज 1। हमारा बात है कि सीबीपी कितना है, 1 है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, नर्स को क्या करना चाहिए, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, स्लो द आईवी इन्फ्यूजन, ऑस्कल्टेट द लंग्स फॉर रेल्स, एडमिनिस्टर डाययूरेटिक्स। देखेंगे तो हमारा जो नॉर्मल सीबीपी अभी बोल रहा था, सीबीपी का जो नॉर्मल वैल्यू है वो होता है 2 to 8, ठीक है। अगर हम 2 से कम आता है तो हम बोलेंगे कि फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है, एंड अगर 8 से ज़्यादा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये फ्लूइड ओवरलोड है, ठीक है। तो हमारा ये जो वैल्यू होता है 1 है, 1 मतलब फ्लूइड कम हो गया है। तो फ्लूइड कम होगा तो हमको डायबिटिक देना है क्या, नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा और फ्लूइड कम हो जाएगा। उसके बाद ऑस्कल्टेट फॉर द लॉन्ग सम क्यों करना है, रेल्स फ्लूइड ओवरलोड होगा देन ओनली रेल्स होगा, तो ये भी नहीं करना है हमको। देन स्लो द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, क्यों करना है स्लो, अगर तो फ्लूइड कम है ना इसमें तो करना जरूरी नहीं है, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। तो ये लिखा है कि नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, हाँ यही द आंसर, तो आंसर इज ए, ठीक है। द नर्स आइडेंटिफाइज ए वेंट्रिकुलर टैक्टिकेडिया ऑन द कार्डियक मॉनिटर, द पेशेंट हैज ए पल्स रेट 160, कितना है, वेंट्रिकुलर टैक्टिकेडिया हो गया है और हमारा पल्स रेट 160 है, एंड रिदम इज रेगुलर रिदम। द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी ऑन व्हाट, क्या करना चाहिए नर्स को, ठीक है। तो एडमिनिस्टरिंग एट्रोपिन सल्फेट नहीं, एट्रोपिन क्या करेगा, नॉर्मल वो जो ब्राडिकार्डियम हम यूज करते हैं उसको, ब्राडिकार्डियम में, क्योंकि ये हार्ट रेट को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है,
तो हार्ट रेट और दोबारा इंक्रीज होगा। द रिक्वेस्टिंग ए स्टार्ट पोटेशियम लेवल, पोटेशियम लेवल चेक करने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी, यस डेफिनेटली इट्स इमरजेंसी बट इट्स नॉट दैट मच इमरजेंसी, हमको पहले उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसको ध्यान देना चाहिए, तो यही आंसर नहीं होगा। देन डिफिब्रिलेटिंग एट 360 जूल, डिफिब्रिलेट क्यों करना है, क्योंकि जो डिफिब्रिलेशन का जो इंडिकेशन है वो क्या क्या होता है, हमारा आइदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जिसको बोलते हैं वीआर और वीफी बोलते हैं उसको, अदरवाइज पल्सलेस वीटी, पल्सलेस वीटी, ये केस में हम क्या कर सकते हैं, डिफिब्रिलेट कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पल्स रेट 160 है, तो ये जरूरी नहीं है। और बात होता है कि हमारा जो डिफिब्रिलेशन शुरू होगा वो होता है पहले कि फ्रॉम 200 जूल, ठीक है, ये लिखा है कि 360 जूल, तो कंप्लीट आंसर रॉन्ग है ये, तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। तो एडमिनिस्ट्रिंग एम्योडारन ये करना है नहीं करना है, एम्योडारन का काम क्या होता है, एम्योडारन इज ए एंटी डिसरिथमिक मेडिकेशन, सो डेफिनेटली हमको एम्योडारन ही देना पड़ेगा, ठीक है, तो आंसर सी इज करेक्ट। Then in preparation for removal of the client chest tube, the nurse should instruct the client, क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है चेस्ट ट्यूब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम 2 बार आया है, मेरे टाइम में 2 बार आया है, स्पेशली बोल रहा हूँ। तो ये जब चेस्ट ट्यूब रिमूव कर रहा है पेशेंट का, तो हमको क्या इंस्ट्रक्शन देना है हमारा पेशेंट को, ब्रीथ नॉर्मली, होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियर डाउन, टेक डीप ब्रीथ, टेक शैलो ब्रीथ। देखो जब हम चेस्ट ट्यूब निकाल रहे हैं तो क्या होता है कि देयर इज चांस ऑफ एंट्री ऑफ एयर इनटू द चेस्ट कैविटी, दैट इज टू प्लूरल कैविटी। जब हम निकाल रहे हैं चेस्ट ट्यूब, ये जो साइड है ना, ये साइड से एयर अंदर जाने का चांस होता है कि नहीं। अगर ये टाइम में पेशेंट ने नॉर्मल ब्रीथ करेगा तो क्या होगा, उधर एयर एंट्री होने का चांस होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के नेगेटिव प्रेशर होगा तो वो एयर खींच लेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि पेशेंट को बोलना चाहिए कि होल्ड द ब्रीथ, डेफिनेटली होल्ड द ब्रीथ करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रीथ नॉर्मली या टेक डीप ब्रीथ या शैलो ब्रीथ, ये सब जो भी कुछ करेगा, करने से क्या होगा कि एयर एंट्री हो जाएगा, तो पेशेंट को निमोथोरैक्स का चांस होता है। तो आंसर हमारा आंसर होगा बी, बी आंसर इज करेक्ट। ओके, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं, आप ऐसे लाइट ही नहीं लेना है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि आपको भी जल्दी जब मिल जाए। हम भी बहुत गलती किए थे और हम बहुत बार फेल हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमको तुरंत ही एम्स मिल गया है या हमको तुरंत ही सेंट्रल गवर्नमेंट जब मिल गया है, हमें बहुत सारा फेलियर किए, क्योंकि हमारा फेलियर से ही हमको सीखा है, और आप भी ऐसे ही सीखेंगे। क्योंकि सपोज आज कोई एग्जाम दिए थे, कल एक एग्जाम बंदा दिया था, मैं उससे पूछा कि अरे एग्जाम क्या हुआ, तो बोला कि हाँ सर ठीक हुआ, बट प्रॉब्लम है कि मुझे थोड़ा टाइम मैनेज नहीं कर पाया, इसलिए 15-20 क्वेश्चन में पढ़ भी नहीं पाया। वो क्या किया है कि मैक्सिमम टाइम को दे दिया उधर मैथमेटिक्स में। आप सोचो कि मैथमेटिक्स है ना, उसके ऊपर आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करने के बाद वो आंसर सही होगा नहीं पता नहीं। तो इसलिए आपको समझ से क्या करना है कि क्योंकि जो नर्सिंग सब्जेक्ट से है वो तो पक्का पक्का क्वेश्चन है, क्योंकि ओनली बस आपको पता है कि नहीं वो पता चल जाएगा, तो पहले वो ट्राई करो कि वो सब्जेक्ट वाला अटेंड करने के लिए, ठीक है। हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग जो लोग नर्सिंग में है वो उनका मैथमेटिक्स वगैरह रीजनिंग वगैरह पोर है, तो उनमें वो मैथमेटिक्स नहीं हो पाता है, बट 80% मार्क्स तो आता है नर्सिंग से, सिलेबस से, अब जो पढ़ा है उसमें से आता है। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे तो वो उससे बहुत बड़ा गलती और नहीं हो सकता है। तो इसलिए पहले आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और जो जो क्वेश्चन सपोज आपको लगता है कि हाँ मुझे इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ 2 मिनट से ज़्यादा, मतलब हमारा एक्चुअली पर मिनट 1 क्वेश्चन हमको आता है, तो अगर जो जो क्वेश्चन के लिए 2-4 मिनट आप दे देंगे तो डेफिनेटली आप नहीं देख पाएंगे। तो पहले आपका ध्यान होना चाहिए कि हमको सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन को कवर अप करना है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि बार बार प्रैक्टिस एग्जाम दो, ऑनलाइन में जो टेस्ट सीरीज होता है उसको बार बार दो, ताकि आप गलती नहीं करोगे, ये टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। एन एल्डरली पेशेंट हैज बीन टेकिंग 80 mg फ्रुक्सोमाइड, फ्रुक्सोमाइड मतलब लासिक्स, जिसे डायबिटिक, तो
notes that patient must the patient's most recent potassium level is okay. पोटेशियम लेवल कितना है 2.5, कम है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है हमारा 3.5 to 5 MEQ पर लीटर। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, पेशेंट ने 80 mg वाला लासिक्स ले रहा है और आप देखा कि पोटेशियम लेवल 2.5 है, तो आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू द मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड नहीं, क्योंकि ये क्या होता है कि इसमें पोटेशियम लूज करता है। जो डाययूरेटिक है, स्पेशली जो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है लाइक स्पाइरोनोलैक्टोन, ये तो हमारा पोटेशियम को स्टोर करता है। सपोज जो पेशेंट का हाइपोकालेमिया होने का चांस है, रिकरेंट हाइपोकालेमिया हो रहा है, तो हम उनको डाययूरेटिक की जगह हम क्या देते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक स्पाइरोनोलैक्टोन और अल्डैक्टोन देते हैं। बट इसमें लिखा है कि कंटिन्यूस मेडिकेशन एज ऑर्डर, ये कभी नहीं करना है, क्योंकि इसमें देना ही नहीं है। एडमिनिस्टर द मॉर्निंग डोज ओनली, वो भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी पोटेशियम तो कम है। हाइपोकालेमिया में बहुत सारा कार्डियक एब्नॉर्मलिटी आ सकता है, आ सकता है। देन गिव द मेडिकेशन विथ ऑरेंज जूस, जरूरी नहीं है। देन विथ होल्ड द मेडिकेशन एंड नोटिफाई द फिजिशियन, हाँ यही सही है, यही वाला हमको करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। Then which of the following tests should be done periodically if the client is being maintained in sodium warfarin? कौन सा टेस्ट करना चाहिए, पीरियडिकली करना है हमको जब पेशेंट वारफारिन ले रहा है। ठीक है, कोमोडिन वारफारिन का दूसरा नेम है। तो कौन सा टेस्ट करना चाहिए, प्लेटलेट, WBC काउंट, न्यूट्रोफिल काउंट, वेसोफिल काउंट, ये कुछ अननेसेसरी जरूरी नहीं है। ये सब चीज दीज आर सब इन्फेक्शन मार्कर होता है। एंड ये प्लेटलेट काउंट हमको चेक करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 से लेके 4.5 लाख। तो ये सपोज पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम हुआ है, सपोज बिकॉज ऑफ इन अदर डिजीजेस लाइक सपोज डेंगू है उस पेशेंट को, तो क्या हो सकता है कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम होगा आज, और प्लेटलेट काउंट कम होगा तो क्या होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी और बढ़ जाता है। इफ योर प्लेटलेट काउंट विल बी रिड्यूस्ड, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा तो क्या होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ता है। ठीक है, तो अगर ब्लीडिंग होगा, और ये जो ऑर्फरिन हम यूज देते हैं, इसका काम होता है कि ये ब्लड को भी थिन कर रहा है, तो ब्लीडिंग और बढ़ाता है। तो डेफिनेटली हम PTI नर्व चेक करेंगे, और पीरियडिकली हमको भी प्लेटलेट काउंट भी ऑब्जर्व करना चाहिए। जो पेशेंट हु आर ऑन कोमोडिन और वारफारिन फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आंसर हमारा होता है प्लेटलेट काउंट, तो आंसर होता है ए। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग थेरेपी विथ लेवेमिर? व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू होता है विथ लेवेमिर? लेवेमिर मतलब इंसुलिन डेटेमिर। ये इंसुलिन डेटेमिर, ये लेवेमिर, ये क्या होता है, दिस इज ए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये पहले पता होना चाहिए आपको, क्या होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। और ऐसा कुछ नाम बताओ लेवेमिर की जगह, लैंटस। ठीक है, लैंटस भी होता है। तो क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द आंसर इज विदिन 1 to 2 hours इट मे बी मिक्सड विथ रेगुलर इंसुलिन, इट पीक्स विथ 2 to 3 hours एंड ड्यूरेशन इज 24 आवर। तो इसमें से हमारा लिखा है कि ट्रू स्टेटमेंट, तो आंसर है कि 24 आवर। किंतु जो लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ये 24 आवर तक काम करता है। और इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी इज अबाउट 60%, बायो अवेलेबिलिटी 60% होता है। और इसका जो पीक टाइम ये लिखा है कि पीक लिखा है 2 to 3 hours, इट्स नॉट 2 to 3 hours, इट्स 6 to 8 hours, 68 hours। तो ये रॉन्ग आंसर है। इट कैनॉट बी मिक्स्ड विद द रेगुलर इंसुलिन एंड ऑनसेट 1 to 2 hours में नहीं, ये जो पीक टाइम में ही ऑनसेट होता है, तो 6 to 8 hours में इसका पीक होता है। तो हमारा जो आंसर था, कौन सा करेक्ट आंसर है वो ये है। ठीक है, और एक जो लैंटस है, लैंटस जो सॉरी ये लेवेमिर या रेटेमिर या जो भी है, एनी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन शुड नेवर बी एडमिनिस्टर्ड इन IV रूट।
कभी भी IV रूट में, IV या IM रूट में नहीं देना है, ओनली हमको देना है भाया सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। देन a client with AIDS tells the nurse that he has been using herbal supplement. ओके क्या कर रहे हैं, हर्बल सप्लीमेंट इन एडिशन टू द रेजिमेंट ऑफ ड्रग्स। जो भी हमारा सपोज HIV पेशेंट के लिए क्या होता है, जो रेजिमेंट लाइक सर AIT रेजिमेंट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, सपोज फॉर एग्जांपल क्या क्या मेडिसिन होता है, टेनाफोविर, देन लामिवुडिन, एफाविरेंज और डोल्टाग्रेविर, these are some treatment regimen for the HIV/AIDS patients, ओके। तो ये लिखा है कि ये पेशेंट जो HIV/AIDS मेडिसिन के वो जो ले रहा है उसके साथ भी ये क्या ले रहा है, हर्बल सप्लीमेंट्स। तो हमको अभी पेशेंट को क्या बोलना चाहिए, वो लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको बताएंगे। मोस्ट ऑफ द हर्बल्स आर वेल सूटेड विथ प्रिस्क्रिप्शन, नो ये पता नहीं हमको, ठीक है। इसलिए मोस्टली जो डॉक्टर्स कोई पेशेंट को जब सपोज एलोपैथी डॉक्टर से स्पेशली डिस्कस करते हैं कि नहीं मत खाओ, क्योंकि पता नहीं उसका एक्शन वो क्या करेगा। शुड बी बाय ओनली विथ FDA अप्रूवल हर्बल सप्लीमेंट फॉर यूज। ये तो जो FDA होता है ये स्पेशल डाइट सप्लीमेंट देता है, तो डाइटरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा प्रॉब्लम है कि ऐसी दूसरा कोई दवा लाइक कि आयुर्वेदिक कोई दूसरा दवा होगा वो नहीं लेना है चाहिए, ठीक है। द यूज ऑफ हर्बल में अल्टर द इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन ही इज टेकिंग, द हर्बल सप्लीमेंट्स शुड बी टेकन एट द सेम टाइम। ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो हम कभी एडवाइस नहीं करेंगे, तो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि द हर्बल्स में अफेक्ट द इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन, जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका इफेक्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो हमारा आंसर होगा सी। द नर्स इज असेसिंग द वाइटल साइन ऑफ ए क्लाइंट विथ पैनक्रियाटिक कैंसर। क्या है, पैनक्रियाटिक कैंसर है। इन एडिशन टू द रूटीन वाइटल साइन द नर्स असेस वाइटल फिफ्थ वाइटल साइन। क्या लिखा है, फिफ्थ वाइटल साइन। तो इनमें से फिफ्थ वाइटल साइन क्या होता है, हमारा जो वाइटल साइन में होता है नॉर्मली टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, द नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज पेन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये सब दिखा सकता है, बट दे आर नॉट वाइटल साइन। एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, फैटिग, दीज आर नॉट वाइटल साइंस, दीज आर साइन सिम्टम्स, बट पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। इसका भी साइन हो सकता है, कैंसर पेन होता है, बट पेन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फिफ्थ वाइटल साइन। हम कैसे मेजर करते हैं पेन को, उस हम स्केल यूज करते हैं ना, उस स्केल क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो फेशियल ग्राइमेस स्केल है, लाइक हम फेस देखेंगे, फेस एक्सप्रेशन देखेंगे, सपोज पेन हैप्पी है तो इसका पेन स्केल 0 होगा, अगर रो रहा है तो वो 10 होगा, ठीक है। ये हो सकता है। और भी एक जो हमारा यूज करते हैं लाइक ये विजुअल एनालॉग स्केल, भास स्केल इसको बोलते हैं, नॉर्मली इसको शॉर्टली बोलते हैं भास स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल। नॉर्मली हम पेशेंट को पूछते हैं कि अगर आपको पेन हो रहा है तो हमको बताइए, अगर आपका सबसे ज़्यादा पेन जो आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे वो होता है 10, और जो सबसे लीस्ट वाला है वो 0 होता है। अगर आपको पेन नहीं हो तो 0 है, और सबसे ज़्यादा है तो उसको 10 है। तो आपका रेटिंग कीजिए, आपको हिसाब से कितना भी हो रहा है। अगर वो बोलेगा कि 4 है तो 4 हम देखेंगे 4 किस रीजन में आएगा, 4 आ सकता है कि माइल्ड पेन, ठीक है। तो ये होता है विजुअल एनालॉग स्केल, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा वाला इमेज आ सकता है, तो देखना है कि किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर असेसिंग द फिफ्थ वाइटल साइन दैट इज पेन। The physician has prescribed oxycontin, oxytocin नहीं, कैसे साउंड्स आर लाइक, हम बोलते हैं ना साउंड्स आर लाइक एंड लुक्स आर लाइक मेडिकेशन। जैसे सब आपको बोलेंगे कि अरे ऑक्सीकोंटिन लेके आओ, आप ऑक्सीटोसिन लेके चले जाओगे, नहीं। तो ये ऑक्सीकोंटिन, इसका जो ये जेनेरिक नेम होता है ऑक्सीकोडोन। ऑक्सीकोडोन इज ए ओपियोइड एनाल्जेसिक। क्या होता है ये, ओपियोइड एनाल्जेसिक,
ऑपोइड एनाल्जेसिक। ठीक है, फॉर ए क्लाइंट है विथ एक्सप्लोडेड लापाटोमी, एक्सप्लोडेड लापाटोमी पेशेंट को हुआ है और उसको हमारा अभी ऑक्सीकुंटिन एडवाइस किया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस मेडिकेशन, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? पल्मोनरी एडिमा, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, नर्वसनेस, रैपिड पल्स। ये नर्वसनेस नहीं है, रैपिड पल्स भी नहीं है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर भी नहीं है, पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है तो इसमें ये सब चीज हो सकता है। ठीक है, तो तो हमारा जो दूसरा इंक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं है, उसका होता है साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन। यहाँ लिखा है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। और कभी कभी हमको भिट्टी भी हो सकता है, वेंट्रिकुलर टैक्यकार्डिया भी हो सकता है, और कभी हमको सीजर्स हो सकता है। दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ द, ये साइड इफेक्ट्स ऑफ द दिस ऑक्सीकुंटिन और ऑक्सीकोडोन, दिस ऑपोइड एनाल्जेसिक। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में और अच्छे से देखना है, इसको ऑक्सीटोसिन नहीं सोचना है। ए पेशेंट विथ ए पीसीए पम्प, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, पीसीए पम्प, asks the nurse if he can become overdosed with pain medication using this machine, whose statement made by this nurse is correct। पीसीए मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट को क्रॉनिक पेन होता है ना, तो पेशेंट को हम क्या करते हैं कि इसे एक मेडिसिन दे देते हैं, उस मेडिसिन का बटन है ना उसके साथ रहेगा, लाइक दिस थिंग, ये इसके पास बटन रहेगा, उसको जब जरूरत पड़ेगा तो वो कुछ मेडिसिन ले लेगा, क्योंकि मेडिसिन ऑटोमेटिकली उसको डायरेक्ट फ्लो करेगा। तो अभी डाउट है कि हु स्टेटमेंट मेड बाय द नर्स इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट दिस पीसीए। द मशीन विल एडमिनिस्टर ओनली द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन नीडेड फॉर कंट्रोल पेन विदाउट एनी एक्शन फ्रॉम यू। नो, ये कभी नहीं है, क्योंकि हमको बटन दबाने से ही ये रिलीज करेगा, अदरवाइज ऐसे ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं करेगा। The machine has a locking device that prevents overdosing. Okay, then the nurse will administer one large, the machine will administer one large dose every 4 hours to relieve your pain। वो भी नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट की तरह कंट्रोल किया जाता है। याद रखो, पीसीए मतलब पेशेंट कंट्रोल एनालिसिस है, ये ऑटोमेटिकली नहीं करेगा कुछ सेट भी करने से। देन द मशीन इज सेट टू डिलीवर मेडिकेशन ओनली इफ यू नीडेड। द मशीन इज सेट, ऐसा कुछ सेट नहीं हुआ है, जो सेट हुआ है आपका बॉटम में ही जो सेट हुआ है, आप अगर चाहेंगे तभी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप विदाउट योर कंट्रोल ऑटोमेटिकली मेडिसिन आप चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, आपसे कुछ एक्शन भी चाहिए। सो ये होता है द मेडिसिन हैज ए लॉकिंग डिवाइस दैट प्रिवेंट्स ओवरडोजिंग, ये हो सकता है आंसर। ठीक है, क्योंकि ऐसा अगर बार बार सपोज पेशेंट जरूरत है, सपोज पेशेंट चाहेगा तो खुद को ऐसे ओवरडोज करने के लिए, तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि उस सेट हुआ है कैसे कि ओवरडोजिंग नहीं हो सकता है। सपोज यू आर गिविंग फेंटानिल, यू आर गिविंग बुपिकेबिन, जो दूसरा जो एनालिसिस जो नार्कोटिक मेडिकेशन है, वो सब मेडिकेशन ये पीसीए के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, तो ओवरडोजिंग प्रिवेंट करने का सिस्टम इसमें है। ठीक है, तो आंसर हमारा होता है बी। Which information should be given to the client using TENS? TENS मतलब क्या होता है? ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन वाला। ठीक है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। सपोज हमको ज़्यादा बैक पेन वगैरह होता है तो ये टेंस थेरेपी हम देते हैं, तो इसमें से हमारा कौन सा वाला करेक्ट है? The electrocution may occur if you use water with this unit। No, इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ना, इसमें बैटरी होता है, बैटरी डायरेक्ट ऐसा हमारा जो डायरेक्ट करंट इसमें नहीं है, इसमें बैटरी वाला करंट होता है, तो इसमें ये इलेक्ट्रोशन नहीं होगा। देन स्किन इरिटेशन में occur with prolonged use of this unit, ये हो सकता है। देन the unit can be placed anywhere on the body without fear। No, हर जगह कोई भी नहीं लगा, ये लिखा है कि दिस कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। नो, ये कुछ सिलेक्टेड एरिया में रखना है, स्पेशली बैक एरिया में रखना है और सेंसिटिव एरिया में नहीं रखना है इसको।
देन ए क्रीम और लोशन शुड बी अप्लाइड टू द स्किन बिफोर अप्लाइंग द यूनिट। नो, ये भी नहीं है, इसको डायरेक्टली लगाना चाहिए, तो ये नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो दिस स्किन इरिटेशन कैन ऑकर व्हेन यू आर यूजिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो आंसर हमारा होता है बी। इसका इमेज देख लेना आप, और कौन सा डिजीज में और पेन मैनेजमेंट इसको यूज होता है उसको ही पढ़ना आप, ठीक है। इसका इमेज भी आ सकता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ एन एल्डरली क्लाइंट हु हैड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। क्या हुआ है? टोटल हिप रिप्लेसमेंट दिस मॉर्निंग, मॉर्निंग में ही हुआ है, तुरंत इमीडिएट हुआ है। व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट पेशेंट इज इन पेन। इनमें से हमको क्या देखने से लगेगा कि पेशेंट को पेन है करके। क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर 130/80 नॉर्मल है। द पेशेंट इज अनेबल टू concentrate and the patient's pupils are dilated। ये भी चीज नॉर्मल है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली ये इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव लिखा है, दिस मॉर्निंग लिखा है, तो ये नहीं है। क्योंकि हम कुछ देते हैं ना, सेडेटिव देते हैं, लाइक सपोज अपनी अनेस्थीसिया देते हैं, अनेस्थीसिया मेडिकेशन का सब साइड इफेक्ट से जो डायलेटेड पिपिल होता है या अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट ये होता है। तो पेन के लिए हमको देखना चाहिए क्लाइंट्स ग्राइमेस ड्यूरिंग द केयर। अभी दिखाया था आपको, जो फेस दिखाया था ना, वो ग्राइमेस से होता है, वो देखना चाहिए, उससे पता चलेगा कि पेशेंट को कैसा पेन है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स द पेशेंट इज हैविंग पेन। तो सपोज मन दुखाया है तो हमको लगेगा कि यार इसको पेन हो रहा है करके, ठीक है। और दूसरा जो दिस ऑल आर नॉट रिलेटेड टू द पेन। An obstetrical client decides to have epidural anesthesia to relieve pain during the labor and delivery. Following administration of the epidural anesthesia, the nurse should monitor the client for what? क्या हो सकता है? देखो, सीजर तो नहीं है, पोस्टुरल हाइपोटेंशन ये भी नहीं है, एपिडुरल एनेस्थीसिया में नहीं होता है, हेमोरेजिक रिलेटेड टू एनेस्थीसिया। तो अगर ये जो हमारा एपिडुरल एनेस्थीसिया अगर हमारा डायफ्रागम लेवल के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ये पेशेंट को क्या करेगा, हमारा रेस्पिरेटरी डिस्टेंस में कर सकता है। क्योंकि डायफ्रागम जो मसल है दैट इज रेस्पिरेटरी मसल, अगर वो लेवल में आ जाता है तो हमको क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तो इसीलिए हमको मॉनिटर करना पड़ेगा दिस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेट साइन एसोसिएटेड विद ओरल कैंसर। ओरल कैंसर का कौन सा होता है लेट स्टेज? अब से नॉर्मली जब देखेंगे तो कैंसर का जो अर्ली साइन होता है वो सब होता है ये अल्सर विथ फ्लैट एज, माउथ अल्सर, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर। सो वो पहले दिखता है। ऑर्डर बी, माउथ का स्मेल आता है, देन वार्मथ, टेम्परेचर फील होता है। तो ये सब होता है नॉर्मली द अर्ली साइन एंड व्हिच विल बी लेट साइन पेन। तो आंसर विल बी सी। देन ओनली पेशेंट आपके पास आएगा। देन व्हिच कंप्लेन इज फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड बाय ए क्लाइंट विथ मैक्युलर डिजेनरेशन। मैक्युलर डिजेनरेशन में पेशेंट को कैसे देखेगा? प्रॉब्लम्स विथ एक्टिविटीज रिक्वायरिंग फोकस्ड विजन और आर स्विंग, सिवियर आई एंड फेस पेन अकम्पेनिड बाय नोजिया एंड वोमिटिंग। ये किसका साइन होता है? ये जो साइन होता है ये होता है ग्लूकोमा का। ग्लूकोमा का, ये ग्लूकोमा देखा जाता है। पहले सिवियर आई पेन एंड नोजिया वोमिटिंग होता है ग्लूकोमा में। सीइंग हैलोज अराउंड द लाइट, ये जो होता है ये हमारा दिखता है किसमें? कैटरैक्ट में दिखता है, कैटरैक्ट। ये हैलोज क्या होता है दिखाऊंगा आपको। देन वेल लेग विजन, ये जो होता है रेटिनल डिटैचमेंट। क्या होता है? रेटिनल डिटैचमेंट में। तो हमारा जो आंसर है स्पेशली जिसका मैक्युलर डिजेनरेशन होता है तो उसको फोकस्ड एक्टिविटीज लाइक सपोज स्विंग, सपोज सुई धागा जो लगा रहे वो बोला, सपोज रीडिंग है या कुछ भी पिन पॉइंटेड जो काम करता है वो सब फोकस्ड काम है, वो नहीं कर पाएगा। तो आंसर हमारा हुआ ए, ठीक है। हालोज क्या हुआ दिखाया था आपको। देखो नॉर्मली सपोज अभी हमारा आई नॉर्मल है तो हमको अब जो ये सोर्स ऑफ लाइट से हमको ऐसे नॉर्मली थोड़ा ग्लेयर देख सकता है, बट ऐसा वाला अगर आएगा तो वो हेलो बोलते हैं। वो स्पेशल जो कैटरैक्ट पेशेंट है उसमें दिखाता है। और ये देखेंगे तो नॉर्मली हम ये ऐसे देखेंगे,
बट जिसको रेटिना डिटरमिनेट होगा तो ऐसे कौन सा पोर्शन, कुछ पोर्शन को नहीं दिखाई देगा, तो ये होता है वेल लाइक विजन। ठीक है। कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन आर ऑर्डर्ड फॉर ए पेशेंट फॉलोइंग द TURP। TURP मतलब क्या होता है? TURP मतलब ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है। तो द पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन इज टू प्रिवेंट, हम इस पेशेंट को कंटिन्यूअस ब्लड इरिगेशन क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, एडमिनिस्टर इंट्रावेसिकल मेडिकेशंस, देन प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मेंटेन ब्लैडर टोन। ये कुछ भी आंसर नहीं है, आंसर होता है हमको टू प्रिवेंट क्लॉट, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव में ब्लीडिंग होने का चांस होता है और ब्लीडिंग ब्लड अगर उधर रह जाएगा तो क्या होगा? क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, देन इट विल ऑल्सो कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। सो इसीलिए हमको ब्लैडर इरिगेशन जरूरी है। ठीक है। तो कंट्रोल ब्लैडर इरिगेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। सो आंसर हमारा होता है ए। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट फॉलोइंग ए थायरॉइडेक्टमी। एक पेशेंट को क्या हुआ है? थायरॉइडेक्टमी किया हुआ है। थायरॉइडेक्टमी होने का तो अल्टीमेटली हमारे साथ क्या होगा? थायराइड के साथ क्या होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड भी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया? क्योंकि उसमें से हमारा जो पैराथायरॉइड चला जाएगा तो हमारा जो कैल्शियम हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा? हमारा हाइपोकैल्शियम होने का चांस होता है। ठीक है। तो कौन सा साइन में से पता चलेगा कि हमारा ये पेशेंट को क्या हुआ है? व्हिच इज द अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोकैल्सीमिया? इसमें से अर्ली सिम्टम्स क्या होता है हाइपोकैल्सीमिया? ये लिखा है क्वेश्चन, अर्ली सिम्टम्स, याद रखो अर्ली सिम्टम लिखा है। ये जो सिम्टम्स लिखा है ये सब सिम्टम्स लग रहा है कि ये सब हाइपोकैल्शियम का सिम्टम है, तो अर्ली सिम्टम क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड या क्यूटी इंटरवल, ये तो नॉर्मल है, मतलब हाइपोकैल्शियम दिखाई देगा। पॉजिटिव चोफ्टॉक साइन आल्सो नॉर्मल इन हाइपोकैल्सीमिया। डीप टेंडन रिफ्लेक्स 3+, ये भी हमारा नॉर्मल है। तो मतलब तो व्हिच विल बी अर्ली? दिस नॉर्मनेस और टिंगलिंगनेस ऑफ द टोज एंड एक्सट्रीमिटीज, ये सबसे अर्ली होता है हाइपोकैल्सीमिया का। पेशेंट आपको पहले ए वाला कंप्लेन करेगा। ठीक है। तो दिस इज द अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, याद रखना है। चोफ्टॉक साइन क्या होता है? व्हेन यू आर टैपिंग ओवर द फेशियल नर्व, तो देयर विल बी फेशियल मसल ट्विचिंग, तो उसको हम बोलते हैं चोफ्टॉक साइन। एंड वन ऑफ द अदर साइन इज दैट ट्रोसिस साइन। अगर ट्रोसिसन क्या, वो याद रखना है, अभी लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन में आया था ट्रोसिसन क्या होता है। अगर ऐसा है कि आप क्या करेंगे, जो बीपी कफ है आपका, जो नॉर्मल बीपी, जो सिस्टोलिक बीपी होगा उससे 20, सपोज आपका जो सिस्टोलिक बीपी सपोज 120/80 है नॉर्मल बीपी, जो सिस्टोलिक बीपी है उससे और 20 mm ऑफ Hg ज़्यादा बढ़ा के आपको बीपी को आपको इन्फ्लेट करना है, और 3 मिनट्स रखना है। कितना रखना है? 3 मिनट्स के लिए, 3 मिनट्स रखना है। 3 मिनट्स के बाद तो देखना है कि क्या है कि वो हमारा जो ये कार्पोपेडल स्पाज्म होगा, ऐसे उसका जो ट्विचिंग हो जाएगा, फिंगर्स एंड थंब वगैरह, ये देखना आप। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव ट्रोसिस साइन, ट्रोसिस साइन। ठीक है। दीज आर ऑल्सो चोफ्टॉक एंड ट्रोसी, बोथ आर द साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, बट हाइपोकैल्सीमिया जो अर्ली साइन है वो नॉर्मल टिंगलिंग ऑफ द टोज और एक्सट्रीमिटीज, ये आंसर होता है। ए पेशेंट स्टेट्स माई स्टोमक हॉट्स आफ्टर 2 hours आई ईट। खाने के 2 घंटे के बाद उसका क्या होता है कि पेन हो रहा है स्टोमक में। बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन द नर्स सस्पेक्ट्स पेशेंट लाइकली हैज, उसमें क्या हो सकता है? अगर खाने का 2 घंटे के बाद पेन होता है तो क्या हो सकता है? खाना का 2 घंटे के बाद पेन होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये खाने से पेन उसका रिलीव हो जाता है तुरंत। ठीक है। और जो ड्यूडेनल अल्सर है ये होता है। पेप्टिक अल्सर मतलब हम पता नहीं चलता, पेप्टिक अल्सर मतलब क्या होता है? पेप्टिक अल्सर मतलब 2 चीज़ हो सकता है, आइदर ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर। सो ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो ये हम नहीं बोलेंगे। और जो कॉलिंग्स अल्सर है, कॉलिंग्स अल्सर मतलब होता है स्ट्रेस अल्सर, ये भी नहीं है। तो हमारा जो ड्यूडेनल अल्सर है वो होता है द आंसर, क्योंकि हम जो ड्यूडेनल अल्सर है वो पेशेंट खाना खाने के बाद इमीडिएटली पेन कम हो जाएगा, बट 2-3 आवर्स के बाद दोबारा पेन होना शुरू होगा। ठीक है। तो आंसर हमारा होगा ड्यूडेनल अल्सर।
देन द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड डाइवर्टिकुलाइटिस, पेशेंट को क्या हुआ है, डाइवर्टिकुलाइटिस हुआ है। डाइवर्टिकुलम पता होगा, पाउचिंग, तो डाइवर्टिकुलाइटिस, वो जो डाइवर्टिकुलाइटिस जो पाउच हुआ है वो इन्फेक्टेड है, इन्फ्लाम्ड है। द नर्स मस्ट प्रूडेंट टू क्वेश्चन एंड ऑर्डर फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक, अगर इसमें से कोई भी टेस्ट हुआ है, कौन सा टेस्ट के लिए डॉक्टर को पूछेगा कि ये क्यों एडवाइस किया हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड वो भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बेरियम एनीमा, कंप्लीट सीबीसी ब्लड, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, देन सीटी, ये सब चीज हो सकता है, बट ये बेरियम एनीमा नहीं हो सकता है, क्योंकि बेरियम एनीमा देने से ये पेशेंट में हमारा परफोरेशन हो सकता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकता है, इसीलिए ये अवॉइड करना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी। अगर कोई पेशेंट को डायबिटिकुलाइटिस है और उसको बोल रहे हैं कि बेरियम एनीमा देने के लिए, तो नहीं करना है। द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर द पेशेंट विथ सीलियक डिजीज, क्या हुआ है, सीलियक डिजीज हुआ है। सीलियक डिजीज के लिए क्या कर रहा है, केयर प्लान बना रहा है। तो in teaching the diet, about the diet, the nurse should instruct the patient to avoid which of the following breakfast, तो सीलियक डिजीज एक्चुअली स्पेशली सीलियक डिजीज में हम क्या करना चाहिए कि ग्लूटेन फ्री डाइट देना चाहिए, ग्लूटेन फ्री डाइट, तो जिस डाइट में ग्लूटेन होगा तो उसको नहीं देना चाहिए। तो हम स्पेशली ग्लूटेन का जो सोर्स होता है व्हीट, बार्ली, रे, दीज आर द सोर्स ऑफ ग्लूटेन, तो डेफिनेटली ये जो पॉप्ड व्हीट लिखा है यही हमारा आंसर होगा। पॉप्ड व्हीट नहीं देना चाहिए, जब अगर सीलियक डिजीज है तो ये नहीं देना चाहिए, तो आंसर हमारा होगा ए। ये दे सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं, पॉप्ड राइस, बनाना, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है बट इसमें होता है। देन द फॉलोइंग इज द नर्स इज टीचिंग अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्या है, IBS, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इंपोर्टेंट, IBS में हमको क्या इंपोर्टेंट है, reinforcing the need for a balanced diet, encouraging the client to drink 60 ounce, 60 ounce मतलब कितना होता है, 500 ml, क्योंकि 1 ounce है 30 ml, तो अराउंड 500 ml फ्लूइड बोल रहा है कि encourage the client to drink 500 ml water with each meal, क्यों जरूरी है पता नहीं। Then telling the client to eat diet with low fiber, no. Then instructing the client to limit his intake of fruits and vegetable, ये भी नहीं है, क्यों नहीं है, हमको ये बोल सकते हैं तुम बैलेंस डाइट खाओ करके, ठीक है। स्पेशली IBS मतलब क्या, इरिटेबल जो खाएगा थोड़ा टाइम के बाद उसका क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है, तो ये स्पेशली हमको बैलेंस डाइट जरूरी होता है, तो इसलिए ये तो लो फाइबर जो डाइट लिखा है नहीं, इसको हाई फाइबर चाहिए, और फ्रूट कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए, और हमको तो फ्लूइड इतना जरूरी नहीं है, उसको क्यों देंगे इतना फ्लूइड इसको। अगर पर मील में वो 500 ml पीता है तो कितना मिल्क खाएगा ऐसे, ठीक है ना, तो वो नहीं चाहिए, यानी उसको लूज मोशन भी हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा ये नीड फॉर बैलेंस डाइट, ये हमारा आंसर होगा। इन प्लानिंग केयर फॉर ए पेशेंट विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्या हुआ है, हमारा जो कोलन का इसमें अल्सर हुआ है तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि व्हिच नर्सिंग डायग्नोसिस प्रायोरिटी, इसमें से ये अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट में कौन सा वाला नर्सिंग डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रायोरिटी होगा, ठीक है। डेफिनेटली देयर विल बी पेन, एंजाइटी तो उधर होगा, इंपायर्ड स्किन इंटेग्रिटी हो सकता है, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट, देन न्यूट्रिशन अल्टर्ड लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। देखो ये सब कुछ हो सकता है, ये चारों वाला हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकता है, बट व्हिच विल बी प्रायोरिटी, इसमें से हम प्रायोरिटी कौन सा देंगे, इसको देंगे, क्योंकि अगर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो रहा है उसका मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी डिफिसिट होगा। इलेक्ट्रोलाइट लेवल अगर कम होता है तो पहले हमको कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, हमको इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है या डाइट इंपॉर्टेंट है, हमारा फर्स्ट नंबर है इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से प्रॉब्लम से क्या होता है, हमारा बहुत सारा लाइक कार्डियक फंक्शन या नर्व फंक्शन, ये सब कुछ एबनॉर्मल हो सकता है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। The patient prescribed a metronidazole flagyl for urgent treatment of a duodenal ulcer, पेशेंट को duodenal ulcer है, इसलिए हमको उसको क्या एडवाइस हुआ है, मेट्रोनिडाजोल
तो व्हेन टीचिंग अबाउट दिस मेडिकेशन द नर्स शुड इंक्लूड, क्या हमको इंक्लूड करना चाहिए? पेशेंट को जब हम देते हैं मेट्रोनेजल, हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देना चाहिए कि तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेडिकेशन शुड बी टेकन ओनली अनटिल यू बिगिन टू फील बेटर। ये नहीं, मेडिकेशन का जो ये डोज, जितना डोज दिया होगा उसको ही फॉलो आपको करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा अपना आप खाते जाओ, ऐसे नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है। द मेडिकेशन शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टोमक टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, ये भी नहीं, ये एम्प्टी स्टोमक खाने वाला मेडिकेशन नहीं है। then while taking this medication you don't have to become concerned about being in the sun, ये थोड़ा डाउटफुल है। then while taking this medication alcoholic beverage, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सब चीज अवॉइड होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ये, क्योंकि ये जो मेट्रोलेक्स देने से फोटो सेंसिटिव होता है, फोटो सेंसिटिव एज एडवर्स रिएक्शन, सो हमको सन में नहीं जाना है। इसमें लिखा है कि नॉट टू बी कंसर्न, नॉट टू बी कंसर्न लिखा है, तो नहीं, यू हैव टू बी कंसर्न, यू शुड नॉट गो टू द सन व्हाइल यू आर टेकिंग मेट्रोनेजोल, ठीक है। तो आज इट इज फोटो सेंसिटिव, तो हमको ये आंसर होगा सी। Then the nurse is preparing to administer a feeding via NG tube. The nurse would perform which of the following before initiating the feeding? इससे पहले मैं बताता हूँ। और मुझे एक भाई ऐसे क्वेश्चन पूछा कि सर मैं ना ऑलरेडी ये 4 साल में मैं आ रहा हूँ 12 बार एग्जाम दिया है, 12 टाइम्स, कितना है 12 टाइम्स एग्जाम लिखा है नॉर्सेट का, 12 बार एग्जाम दिया है, ठीक है, 4 साल में दिया है और अभी तक वो क्वालिफाई नहीं किया है। मैं उसको बोला कि मेरा एक फ्रेंड है वो 36 एग्जाम दिया है 5 ईयर्स में। 36 एग्जाम मतलब जो भी जहाँ भी एग्जाम निकला दिया है एंड अल्टीमेटली और उसको अभी मिला है, अभी वो काम कर रहा है निर्रिम्स में। इतना मतलब देखो डेडिकेशन देखो, और ये भी देखो कभी भी देखो वो फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं किया, दोबारा कोशिश किया। और मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई ज़्यादा लोग होते हैं कि फटफट हो जाते हैं तो नहीं देते हैं। उसका एज लिमिट भी था, लास्ट चांस था, मिल गया, क्योंकि कोशिश करने वाला कोई भी हार नहीं होता है। तो आपको पहले बोल रहा हूँ कि, और बार बार यही बोलूँगा कि आप कोशिश करते रहो। एग्जाम जहाँ भी आता है, भुवनेश्वर में आए, कोलकाता में आए, जहाँ भी सेंटर उसका है जाओ, और एग्जाम सपोज जॉब भी उधर ही है तो जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट हमको एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को पहले ग्रैब करना चाहिए, डोंट गो अब्रॉड, जरूरी नहीं। सपोज अभी कोविड हो गया, पैंडेमिक हो गया, तुरंत वहाँ जो लोग से तो टेंशन में, फिर अब इधर ही आ गए, ठीक है, ऐसे भी कुछ हो सकता है। और अभी तो ऐसे ही आता ही रहेगा, ऐसा वाला हमारा लाइफ अभी हमारे साथ, ये सब बार बार पैंडेमिक आना, ये सब चीज़ नेचुरल डिजास्टर वगैरह ये सब हमारे साथ होता ही रहेगा। तो बेटर है कि हमारा जो नर्सिंग करियर बहुत अच्छा है, देखेंगे तो बेस्ट प्रोफेशन इन द ग्लोब इज आवर नर्सिंग प्रोफेशन। और हमको भी ये जॉब भी बहुत मिलना बहुत आसान भी है, क्योंकि अभी जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है। जो पहले देखो एक ही एम्स था, अभी इंडिया में कितने एम्स हो गया है, 23 एम्स हो गया है, और उसमें से अराउंड 7-8 एम्स में ही हमारा जो वैकेंसी थोड़ा ठीक ठाक है, और दूसरा जगह में तो मान लीजिए कि 10 to 20% ओनली फील्ड है। तो बाकी जो 80% या 70% जो फिलअप नहीं हुआ है वो कुछ दिनों में, लाइक विद इन 2 to 3 ईयर्स वो पूरा फिलअप हो जाएगा। तो अभी जो 2 ईयर्स का जो टाइम है इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, आपको बार बार वही बोलता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास एक ही बार आता है, और उसको आप मिस कर दोगे तो फिर कैसे होगा। तो इसीलिए अगर हम आपको अपॉर्चुनिटी बार बार आया था तो उसको एक्सेप्ट करो और उसको यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कि अरे एग्जाम तो अभी दिल्ली में है, मैं भुवनेश्वर में हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा है स्मार्टफोन यूज़ करने के लिए, हमारे पास पैसा है जियो रिचार्ज करने के लिए, तो हमारे पास क्यों पैसा नहीं है? नहीं है तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ पहले से लोकल ट्रेन में जाओ, एग्जाम लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जहाँ भी एग्जाम आ रहा है वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, ये जरूरी है, जोश होना बनना चाहिए आपको। और आपका कोई फ्रेंड्स मत देखो कि अरे वो नहीं जा रहे तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं है, आपको जाना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मंजिल है गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब हमारा भरोसा नहीं है। प्राइवेट सपोज अभी हमारा जो उम्र है वो चला जाएगा तो वो भी नहीं होगा। तो अभी का जो टाइम है इसको पहले आपके लिए यूज करो, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी आप लगभग अराउंड 8
8 आवर्स आप ड्यूटी करते हैं और 8 आवर्स में आपको अराउंड 500 रुपीज़ मिलता है पर डे के हिसाब से आप देखेंगे तो। अगर 500 रुपये के लिए आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर 8 आवर्स काम कर रहे हैं, देन व्हाई यू आर नॉट वर्किंग फॉर यू? वो आपको कितना रिटर्न देगा आप सोचो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा उसमें। अभी देखो आप 6 महीना या 1 ईयर बैठ के घर पढ़ाई करोगे तो आपको कितना 1-2 लाख रुपए आपका लॉस हो जाएगा। बट आपको कितना आ सकता है, आपका एक ही मंथ में जितना सैलरी मिलेगा वो आपका 1 या 2 ईयर सैलरी का जो सेविंग्स है वो पूरा भरपाई करेगा उसमें, पक्का श्योर है। तो अभी और देर नहीं करना है, प्लीज़ बी मोटिवेटेड एंड स्टार्ट स्टडिंग। बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं दिखाना है क्योंकि आज ये प्रॉब्लम है, ये सब कंफर्ट जोन से जाना है और पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए फीडिंग भाया एनजी ट्यूब में फीडिंग देना है। तो द नर्स शुड परफॉर्म बिफोर इनिशिएटिंग, हमारा फीडिंग देने से पहले क्या करना चाहिए टू एंश्योर प्लेसमेंट। हम स्पेशली जब फीडिंग देते हैं तो प्लेसमेंट चेक करते हैं वो सही जगह में है कि नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या है, अगर ज़्यादा मतलब एस्पिरेट ज़्यादा आ जाता है तो हम नहीं देना है ना, तो हमको क्या करना चाहिए देख लीजिए। असेस फॉर ट्यूब प्लेसमेंट बाय एस्पिरेटिंग स्टोमा कंटेंट, देन प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लाइंग पोजिशन, administer feeding with 50% dextrose, ensure that the feeding solution has been warmed। ये कोई भी आंसर नहीं है, आपको इजी बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको जो नॉर्मली हमारा जो एनजी ट्यूब प्लेसमेंट के लिए कंफर्म होने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे हमारा होता है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। वो स्टोमक में है कि नहीं है पता करने के लिए चेस्ट एक्सरे होता है। बट जब भी आप फीडिंग देते हैं वो डिस्पोजल चांस होता है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि एस्पिरेट करना चाहिए और वो कंटेंट देखना चाहिए एसिडिक है कि नहीं है, ठीक है। पता चल जाएगा अगर वो उसमें से कंटेंट नहीं हो और एयर ही आ रहा है तो हो सकता है कि वो लंग्स में हो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं एंड ऑफ द ट्यूब को पानी में डालते हैं। अगर उसमें से बबल आता है तो हम सोचेंगे कि ये स्टोमक में नहीं है लंग्स में है, ठीक है। और भी टेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वी कैन इंजेक्ट सम एयर एंड वी कैन हियर द ऑस्कलेट द एपिगैस्ट्रिक एरिया। अगर उधर साउंड आ रहा है जब पुश करते हैं एयर तो हम सोचेंगे कि ये प्लेस में है, इन स्टोमक में है। तो इसमें से इनमें से कोई नहीं है, हमारा आंसर ए ही है, तो आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटासिड। एंटासिड मतलब जो न्यूट्रलाइज करता है, जो हमारा स्टोमक जो सिक्रेशन आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको न्यूट्रलाइज करता है, एंटासिड है वो। तो उसके लिए क्या सही है इसमें, एंटासिड शुड बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट रिगार्ड टू द मील टाइम, नो ये नहीं है, दिस इज नॉट। देन एंटासिड शुड बी एडमिनिस्टर्ड विथ ईच मील एंड स्नैक्स ऑफ द डे, नो ये भी नहीं है। एंटासिड शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विथ अदर मेडिकेशन, then antacid should be administered with all other medications for maximal absorption, no ये नहीं है आंसर, ये नहीं है, यही आंसर है। क्योंकि एंटासिड क्या होता है कि जब एंटासिड हम देते हैं ना ये न्यूट्रलाइज कर देता है, तो जो दूसरा मेडिकेशन से उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, तो इसलिए हमको दूसरा कोई मेडिकेशन के साथ उसको नहीं देना है, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और ये जो वीडियो तो प्लीज़ आपका फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नहीं किया है तो। थैंक यू, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय।